नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम प्रबंध की क्लास 28 पर चर्चा करेंगे। क्लास की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें निर्देशन, संप्रेषण और अभिप्रेरणा पर चर्चा की जाएगी। पूरी क्लास में अगर केंद्र पर रखा जाएगा तो निर्देशन को, संप्रेषण को और अभिप्रेरणा को। निर्देशन संप्रेषण जो कि अपन लोग देख चुके हैं पहले ही, प्रबंधन के ही टॉपिक हैं। इसके पहले अगर अपन देखें तो अपन ने 500 प्रश्नों का एमसीक्यू, जो कि काफ़ी बच्चों के कमेंट वगैरह आ रहे थे कि सर एमसीक्यू करा दीजिए, एमसीक्यू करा दीजिए, तो 500 प्रश्नों का जो एमसीक्यू है लगभग में 3 घंटे की वो क्लास है। तो वो क्लास जो है वो अपलोड कर दी गई है, तो उस वाली क्लास को आप लोग जरूर देख लें। इसके अलावा टॉपिक वाइज पूरी क्लास है, 1 से लेकर 25 तक में पूरी क्लासें टॉपिक वाइज में डाल दी गई हैं, है ना। तो उनको आप लोग देख लें। प्रत्येक क्लास 1 लाइन वाली है कि 1 लाइन प्रश्न है, फिर उसके बाद उसका उत्तर है, यानी कि प्रबंधन का जो पूरा निचोड़ है वो उन क्लासों में। और जो मिक्स क्लासें हैं दोस्तों, उनको जो लेना है वो तो बिल्कुल भी मत भूलें आप। लगभग में अगर देखा जाए तो 20 से लेके जो पुरानी क्लासें हैं 14 क्लास से ये जितनी भी क्लासें हैं वो सभी की सभी मिक्सअप क्लासें हैं, तो उनको भी लें। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं से प्राप्त होगी। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसे ही क्लास डलेगी वो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा और आप सबसे पहले उस क्लास को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। निर्देशन, संप्रेषण और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आप सब जानते हैं, मोटिवेशन को कहते हैं, उसी से संबंधित ये क्लास है। हालांकि निर्देशन को पहले रखा जाएगा, फिर संप्रेषण को, फिर अभिप्रेरणा को। देखिए, निर्देशन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है? निर्देशन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है? तो मध्य स्तर पर, या मध्य स्तर पर। चलिए, ये वाली बात तो क्लियर हो जाती है। निर्देशन प्रक्रिया का निरंतर अवलोकन किया जाना चाहिए तथा इसमें पाई गई कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। निर्देशन का कौन सा सिद्धांत है? तो इसको हम बोलते हैं अनुसरण करने का सिद्धांत। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुसरण करने का सिद्धांत। निर्देशन का कार्य कब किया जाता है? कब किया जाएगा? नियोजन में किया जाएगा, जब संगठन होगा तो किया जाएगा, नियुक्तिकरण में किया जाएगा। समझ गए? मतलब नियुक्तिकरण के बाद के कार्य। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण के ये बाद के कार्य होते हैं। पर्यवेक्षक प्रबंधकीय क्रम संख्या में निर्देशन किस स्तर पर कार्यरत पद है? तो यह दरअसल देखा जाए दोस्तों तो क्रियात्मक स्तर पर कार्यरत है। किस पर स्तर है? क्रियात्मक स्तर पर। लोगों को इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। तो अभिप्रेरणा क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। इसको हटा दीजिए। क्या कहलाती है दोस्तों? अभिप्रेरणा। लोगों को इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया, तो अभिप्रेरणा प्रक्रिया कह सकते हैं या अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है। क्या है दोस्तों? अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो फ्रेंड लुथांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेंड लुथांस के द्वारा। फ्रेड या फ्रेंड लुथांस के द्वारा। अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे मुख्य आवश्यकता स्तर कौन सी है? तो आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। देखिए दोस्तों, यदि आत्मसंतुष्टि ही नहीं मिलेगी तो चाहे फिर वो कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। क्योंकि आत्मसंतुष्टि अगर देखा जाए सबसे बड़ी संतुष्टि है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो किसी वस्तु की भी हो, आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी है। तो अब्राहम मास्लो ने एक तरीके से पूरी की पूरी परिभाषा एक ही शब्द में दे दी। किसमें? आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि। ठीक। रहतिया प्रोत्साहन कौन सा प्रोत्साहन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिट्टू, दोस्तों याद रखिएगा। IMP, IMP। रहतिया प्रोत्साहन कौन सा प्रोत्साहन है? तो वित्तीय प्रोत्साहन। गैर वित्तीय प्रोत्साहन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो चिकित्सा सेवा जो होती है वह गैर वित्तीय प्रोत्साहन के उदाहरण हैं। आरडवे टीड के अनुसार नेताओं में प्रमुख कितने गुण होने चाहिए? 10। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है, याद रखिएगा। आरडवे टीड महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। आरडवे टीड के अनुसार नेताओं में प्रमुख गुण कितने होने चाहिए? तो 10 होने चाहिए। सारे निर्णय लेने का अधिकार मुझे ही है, किस नेतृत्व की शैली है? 1 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निरंकुश नेतृत्व शैली कई बार आया है। और मिक्स्ड अप क्वेश्चनों में अगर आप लोगों को याद होगा और आप लोगों ने क्लास अच्छे से देखी है तो आप लोगों को याद होगा कि ये जो प्रश्न है ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, है ना। वहां पर भी मैंने बोला था कि यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं तथा समाज पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, बिल्कुल ये तो आप लोग जानते ही हैं, नॉर्मल सी बात है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाएगी? संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण का उदाहरण क्या नहीं है? तो समाचार पत्र। समाचार पत्र अगर देखा जाए तो मौखिक संप्रेषण तो है नहीं। मौखिक संप्रेषण कहलाता है मुंह के द्वारा कहा गया, सामने आमने सामने वाला, है ना, तो उसको हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। लेकिन समाचार पत्र चूंकि इस कैटेगरी में नहीं आता तो इसको मौखिक संप्रेषण नहीं कहेंगे। तो मौखिक संप्रेषण के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो वह हो जाएंगे दूरभाष और चर्चा के द्वारा, है ना, जो हम बात करेंगे, या दूरभाष। दूरभाष यानी आपका जो मोबाइल टेलीफोन वगैरह हो गया। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं? तो डिकोडिंग है, माध्यम है, संदेश प्राप्त करना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ चुका है और अपने माध्यम से भी यह रिपीट हो रहा है दूसरी या तीसरी बार। मिक्सअप क्वेश्चनों में अपन इस वाले क्वेश्चन को कर चुके हैं, है ना। जो लोग नए जुड़े हैं दोस्तों तो उनको आप लोग देख लीजिएगा, उन क्लासों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। अगर आप लोग क्लास नहीं देख रहे तो बहुत महत्वपूर्ण चीज को मिस कर रहे हैं दोस्तों। वो पूरा सार है, बस आप ये समझ लें, है ना। उसके बाद आपको ये जो प्रबंधन है ना वो पढ़ने की एवरी थ्योरी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि थ्योरी को पढ़ने के लिए मैं इसलिए भी कहता हूँ कि क्योंकि जो नए बंदे हैं, चूंकि प्रबंधन बहुत सारे लोगों के लिए नया है, जब थ्योरी को पढ़ लेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, है ना। अभी अपन थ्योरी की क्लास को चालू करने वाले हैं। काफ़ी मित्र वगैरह कह रहे हैं जो भी हैं कि थ्योरी की क्लास को सर चालू कर दीजिए, तो उसको भी अपन चालू करने वाले हैं। लेकिन ये मिक्स क्वेश्चनों को पहले ही डाल दिया कि आप लोग उसको बार बार देखें, आप लोग उसको अच्छे से समझ जाएं। और जहाँ थ्योरी की क्लास हुई तो पूरे के पूरे क्लियर होते चले जाएंगे, है ना। सब जितनी भी समस्याएं हैं धड़ाम से गिर जाएंगी। संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को किसमें जाना जाता है? तो एन कोडिंग में। किसमें? एन कोडिंग में। ऐसा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एन कोडिंग में। कार्यालयीन कार्यालयीन संप्रेषण क्या है? तो औपचारिक संप्रेषण है। क्या है दोस्तों? औपचारिक संप्रेषण। जब समान स्तर के कर्मचारी एवं अधिकारियों के मध्य संदेशों का आदान प्रदान होता है तो वह संप्रेषण क्या होता है? समतल संप्रेषण। क्या होता है? समतल संप्रेषण। जब समान स्तर के कर्मचारी एवं अधिकारियों के मध्य संदेशों का आदान प्रदान होता है तो वह संप्रेषण क्या होता है? समतल संप्रेषण। अंगूरी लता क्या है? तो अंगूरी लता दरअसल अनौपचारिक संप्रेषण है। अंगूरी लता पे अपन ने काफी चर्चा की थी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। देख लीजिएगा पुरानी क्लास में जो मिक्सअप क्लास है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाना अंगूरी लता संप्रेषण का कौन सा तंत्र है? तो औपचारिक संप्रेषण। क्या है? औपचारिक संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की क्या बाधाएं हैं? ये दोस्तों बाधाएं हैं, याद रखिएगा, बाधाएं, ठीक है, या बाधा, धा है ना, बाधा है। तो समय का अभाव पहली बात, प्रशिक्षण की कमी दूसरी बात, और अवसर की अनुपयुक्तता। समय का अभाव, प्रशिक्षण की कमी और अवसर की अनुपयुक्तता। निर्देशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आदेश निर्देश देना। क्लियर बात है भैया, निर्देशन इसलिए तो होता है आदेश निर्देश देना। अपने से छोटे जो भी आपके चाहे कर्मचारी हों या छोटे अधिकारी हों उनको निर्देश देना, आपस में निर्देश देना, यही निर्देशन कहलाता है। निर्देश आदेश दोस्तों हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है, ये नीचे से कभी ऊपर की ओर नहीं चलता। यहां से नीचे से ऊपर की ओर क्या चल सकती है? सिर्फ सलाह, क्योंकि ऊपर वाला व्यक्ति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। लेकिन आप अगर नीचे हैं तो आपको वो बात माननी पड़ेगी, तो वो निर्देश के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है कि निर्देश कैसे चलते हैं? तो ऊपर से नीचे की ओर। अभी आएगा देखिएगा। प्रबंध में निर्देशन से क्या आशय होता है? अधीनस्थों को आदेश या निर्देश देना, ठीक है। अधीनस्थ जो होंगे, जो नीचे वाले होंगे, है ना, उनको आदेश या निर्देश देना। प्रबंध की वह कौन सी क्रिया है जिसमें प्रबंधक आदेश निर्देश के साथ कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित नेतृत्व भी प्रदान करते हैं? तो नेतृत्व। क्या? नेतृत्व। क्या करना है? यह बताना एवं यह देखना, यह सुनिश्चित करना कि वे अपनी योग्यता से सर्वोत्तम ढंग से उसको पूरा करते हैं, यही निर्देश है। यह कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक, कथन अपन लोगों ने करे थे ना 18वीं क्लास में पूरी। तो क्या करना है? यह बताना एवं यह देखना, यह सुनिश्चित करना कि वे अपनी योग्यता से सर्वोत्तम ढंग से उसे पूरा करते हैं, यह निर्देश है। यह कथन किसका है? तो ब्रेचा का। किसका है दोस्तों? ब्रेचा का। निर्देशक
निर्देशन समन्वयक क्या है? तो नेतृत्व का, अभिप्रेरणा का, आदेश निर्देश का। ठीक है, किस किस का है? नेतृत्व का है, अभिप्रेरणा का है और आदेश निर्देश का है समन्वय। ठीक है। प्रबंधन में निर्देशन का क्या स्थान होता है? व्यापक। देखिए, प्रबंध में निर्देशन का क्या स्थान होता है? व्यापक। वास्तव में देखा जाए तो ये व्यापक ही होता है। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, क्योंकि प्रबंध की यदि हम बात करें तो प्रबंध में निर्देशन के बिना तो काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि प्रबंध एक तरीके से पूरा एक ढांचा है, पूरा एक संगठन है। ऊपर वाला व्यक्ति नीचे को आदेश देगा, निर्देश देगा। यदि निर्देश आदेश हो ही नहीं तो प्रबंध होगा क्या? प्रबंध होगा ही नहीं, क्योंकि प्रबंध में कार्य होता है। प्रबंध कोई ऐसी कोई बिल्डिंग थोड़ी ना है कि एक जगह खड़ा कर दिया तो अब खड़ा कर दिया, इसके बाद कुछ नहीं होगा। उसमें कार्य करने के लिए आदेश निर्देश तो देने ही होंगे। तो निर्देशन का सबसे ज्यादा व्यापक प्रयोग होता है इसमें, तो इसीलिए उन्होंने इसको यहाँ पे व्यापक शब्द का प्रयोग किया। निर्देशन में प्रबंधकों के द्वारा तैयार वातावरण क्या कार्य करता है? कर्मचारी स्वेच्छा पूर्वक पूर्ण उत्साह से कार्य करते हैं। बिल्कुल, कर्मचारी स्वेच्छा पूर्वक पूर्ण उत्साह के साथ कार्य करते हैं। किस लेखक ने निर्देशन कार्यों को प्रशासन का हृदय कहा है? मार्शल टी मोक ने। किसने कहा है? मार्शल टी मोक ने। निर्देशन क्रियाएं किसके लिए लाभकारी होती हैं? अल्पकाल हेतु और दीर्घकाल हेतु। अल्पकाल हेतु और दीर्घकाल दोनों के लिए निर्देशन क्रियाएं लाभकारी होती हैं। प्रबंध के दायित्व की वास्तविक आत्मा किसे कहा जाता है? तो कर्मचारियों को। किसको कहा जाता है? कर्मचारियों को। भाई कर्मचारी तो होंगे ही। निर्देशन क्रिया में प्रबंधकों के द्वारा किन अन्य प्रबंधकीय उपकरणों की सहायता ली जाती है? तो पर्यवेक्षण की, निरीक्षण की और अभिप्रेरणा की। किस किस की? पर्यवेक्षण के, निरीक्षण की और अभिप्रेरणा की। निर्देशन में प्रबंधकों के द्वारा किन उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य किया जाता है? संस्था के उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामूहिक उद्देश्य। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो संस्था के उद्देश्य हो गए, एक व्यक्तिगत उद्देश्य हो गए और सामूहिक उद्देश्य हो गए। निर्देशन में संस्थागत उद्देश्यों के साथ कर्मचारियों की व्यक्तिगत व सामूहिक उद्देश्य में समन्वय स्थापित करने का प्रयास है। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों ये वाला जो कथन है वह सत्य है। कथन को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कह रहा है कथन। निर्देशन में संस्थागत उद्देश्यों के साथ, निर्देशन में जो संस्थान के उद्देश्य हैं उनके साथ कर्मचारियों की व्यक्तिगत यानी उनकी खुद की व्यक्तिगत व सामूहिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास। समन्वय का मतलब उनमें आपस में कोऑर्डिनेट करने का, जो समन्वय स्थापित करने का प्रयास है। यह कथन सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है ना। उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी उद्देश्य हैं उनमें समन्वय भी तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि व्यक्तिगत उद्देश्य उसके बेचारे के चल ही नहीं पा रहे, सामूहिक उद्देश्यों में लगा हुआ है, या सामूहिक उद्देश्य लगे हुए हैं तो व्यक्तिगत उद्देश्य उसके समाप्त हो गए। ऐसा नहीं, दोनों के बीच में समन्वय होना बहुत जरूरी है। तो यह कथन जो है वह सत्य है, पूर्णतः सत्य है। हमने इसको सही लगा दिया। कुशल प्रबंधकों को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कुशल प्रबंधकों को बनाए रखने के लिए निर्देशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि निर्देशन का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। आदेश की एकता का क्या तात्पर्य है? एक से अधिक क्या ना हो अधिकारी। यही चलता है निरंकुश शासन में। किसमें? निरंकुश शासन में। अब आप लोग समझ रहे होंगे, समझिए। जब भी हम निरंकुश शासन की बात करेंगे, उदाहरण ले लीजिए, पहुंचिए मध्यकालीन भारत में। जब भी कभी आपने बाबर का शासन देखा है ना, बाबर का शासन देखा, बलबन का शासन देखा, जब भी आपने अलाउद्दीन खिलजी का देखा है ना, या इल्तुतमिश का देखा, तो ये सब लोग कौन थे? ये सब लोग अगर देखा जाए तो निरंकुश व्यक्ति थे, निरंकुश शासक थे, है ना, निरंकुश शासक थे। तो इन लोगों में अगर देखा जाए तो एक चीज सभी में कॉमन दिखती है, आदेश की एकता, है ना, जिसमें अधिकारी एक ही है। यानी ऊपर बैठे हुए जो बलबन साहब हैं या इल्तुतमिश हैं या अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये जो बोल देते थे वो कानून बन जाता था। यही होती है निरंकुशता। अब यहाँ पे यही निकल के आ रहा है कि आदेश की एकता का तात्पर्य है एक से अधिक क्या ना हो अधिकारी। यहाँ पर अधिकारी कितने हैं? एक ही है, यानी जो राजा है वही अधिकारी है। तो ये जो प्रणाली है दोस्तों, ये निरंकुश शासन में ज्यादा लागू होती है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, बिल्कुल है, एवं एक सतत प्रक्रिया भी है। रुकने वाली प्रक्रिया तो है नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार हमने निर्देशन दे दिया उसके बाद हम देंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मान लीजिए एक बार निर्देशन दे दिया, अब जब दूसरी बार निर्देशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो इस उसमें थोड़ी ना रहेंगे कि भैया यार पहले निर्देशन दे दिए थे, निर्देश दे दिए थे, अब नहीं देंगे। मान लीजिए निर्देश को परिवर्तन करना है तो भी जरूरी है। मान लीजिए
आवश्यकता ऐसी है कि भैया अब हमें अपने कुछ नियम बदलने हैं, क्योंकि पहले जो नियम थे वो अब काम में नहीं आ रहे हैं। तो वहां पर भी हमको निर्देशन को देना पड़ेगा या निर्देश देना पड़ेंगे। इसलिए इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, ये तो अपने आप में ही क्लियर है, इसको समझाने की जरूरत नहीं। पर यह सतत प्रक्रिया भी है। सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार चलने वाली। चलिए, प्रबंधक किस प्रबंधकीय उपकरण के द्वारा दूसरे से कार्य करवा सकते हैं? तो निर्देशन के द्वारा। किसके द्वारा? निर्देशन के द्वारा। इसी के द्वारा तो करवाते हैं। दूसरों से कार्य करवाने की कला को क्या कहते हैं? प्रबंध। अब यहां पर मान लीजिए निर्देशन आ गया, तो ये निर्देशन मत लिख देना। निर्देशन दूसरों से कार्य करवाने की कला बिल्कुल नहीं है। कार्य करवाने की कला तो दोस्तों प्रबंध ही है। प्रबंध के अंतर्गत निर्देशन आता है। ठीक है, ये बिल्कुल भूलना। इसीलिए जानबूझ के इस प्रश्न को यहाँ पे रखा गया था कि ऐसा नहीं हो निर्देशन आंसर में आ रहा हो तो आप निर्देशन 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 लगाते चलें। अपने दिमाग का भी वहां प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। संस्था में प्रभावकारी समन्वय हेतु क्या आवश्यक है? तो उसमें निर्देशन आवश्यक है। क्या है आवश्यक? निर्देशन। प्रबंध किस प्रबंधकीय उपकरण के द्वारा दूसरों से कार्य करवा सकता है? तो ये निर्देशन आ जाएगा भैया, निर्देशन के द्वारा। ठीक है, प्रबंधक किस प्रबंधकीय उपकरण, बताया ना, प्रबंध का ही है, तो प्रबंध का ही तो एक उपकरण है। निर्देशन क्या? निर्देशन। निर्देशन में समन्वयकारी कार्यों में क्या क्या शामिल होता है? तो क्या क्या शामिल होगा? ये यहाँ पर पेन चल गया, इसको मिटा दिया जाए। ये देखिए मार्गदर्शन, है ना। चलिए, निर्देशन में समन्वयकारी कार्यों में क्या क्या शामिल होता है? क्या क्या शामिल होता है? तो मार्गदर्शन, प्रेरणा और निर्देशन। क्या क्या होता है? मार्गदर्शन, प्रेरणा और निर्देशन। चलें आगे। निर्देशन के तहत किन प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है? नेतृत्व और अभिप्रेरणा दोनों में। किस किस में? नेतृत्व में भी किया जाएगा और अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा संबंधित प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। अभिप्रेरणा में, अभिप्रेरणा का मतलब वही मोटिवेशन या मोटिव। निर्देशन किसमें किया जाता है? देखिए, उच्च प्रबंधकों के द्वारा, मध्यवर्ती प्रबंधकों के द्वारा, समझिएगा, और पर्यवेक्षक प्रबंधकों के द्वारा। प्रबंधक सब जरूर जोड़ना है इसमें, है ना। निर्देशन उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए, निर्देशन का कार्य संस्था के प्रत्येक स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है? तो कर्मचारी भी करते हैं और प्रबंधक दोनों के द्वारा प्रत्येक स्तर पर निर्देशन का कार्य किया जाता है। निर्देश सभी एक दूसरे को देते हैं, है ना। निर्देशन का प्रयोग सभी एक दूसरे से, मेरा मतलब ऊंचे नीचे को मत ले जाना भाई। हमेशा ऊंचा वाला जो होगा या उच्च अधिकारी वह अपने निम्न को देगा और निम्न वाला अपने निम्न को देगा। हालांकि निम्न वाला उच्च को सिर्फ सलाह दे सकता है, सलाह दे सकता है। इससे समन्वय की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अभी समन्वय आएगा, आप देखिएगा। निर्देशन का प्रयोग किस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा किया जाता है? व्यवसायिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक संस्थाएं, ये सभी। ठीक है, निर्देशन का प्रयोग किस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा किया जाता है? तो व्यवसायिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक संस्थाएं, ये सभी। प्रबंधन के साथ चलने वाली प्रक्रिया हमेशा कौन सी होती है? तो प्रोत्साहन। प्रबंधन के साथ में प्रोत्साहन दोस्तों हमेशा चलेगा। अगर प्रोत्साहन नहीं है तो प्रबंधन में जो एक तरीके से आग लगी होती है ना कार्य करने की, अच्छे से चलाने की, समन्वय करने की, दिशा निर्देश देने की, वो समाप्त होने लगती है या फिर वह कम होने लगती है। ठीक है, तो प्रबंधन के साथ चलने वाली प्रक्रिया हमेशा कौन सी होगी? प्रोत्साहन की। ठीक है। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। निर्देशन का क्या उद्देश्य होता है? संस्था के उद्देश्य को पूरा करना एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत व सामूहिक उद्देश्य को पूरा करना। निर्देशन का क्या उद्देश्य होता है? संस्था के उद्देश्य को पूरा करना, कर्मचारियों के व्यक्तिगत व सामूहिक उद्देश्यों को पूरा करना, ये निर्देशन के उद्देश्य हैं। अक्सर निर्देशन के उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? तो दोहरी प्रकृति होती है, ये याद रखिएगा। निर्देशन के, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता है कि निर्देशन के उद्देश्य की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है? तो दोहरी प्रकृति होती है। ठीक है, दोहरी। निर्देशन में कर्मचारियों को आदेश और निर्देश में क्या प्रदान किया जाता है? तो नेतृत्व और अभिप्रेरणा दोनों। निर्देशन में कर्मचारियों को आदेश और निर्देश में क्या प्रदान किया जाता है? तो नेतृत्व और अभिप्रेरणा दोनों। ठीक,
निर्देशन किस वातावरण का निर्माण करता है? तो संस्था में कार्य वातावरण का निर्देशन किस वातावरण का निर्माण करता है? तो संस्था में कार्य वातावरण का। ठीक। निर्देशन का क्या अर्थ होता है? सक्रिय प्रबंधन। क्या होता है? सक्रिय प्रबंधन। निर्देश प्रक्रिया में संपूर्ण, अगर मैं प्रबंधन और प्रबंध बोलता हूं तो समस्या तो नहीं है ना आप लोगों के लिए? वो एक ही बात है दोस्तों, है ना? बोलने के हिसाब से वो ना और ना नहीं होना दोनों लगाया जा सकता है। निर्देशन प्रक्रिया संपूर्ण उपक्रम में लागू रहती है। किस प्रकार? ऊपर से नीचे। देखिए मैंने आपको बताया था और ये भी बोला था कि अभी आने वाला है, तो ये आ गया। ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी क्रिया या प्रक्रिया। यहाँ पर हालांकि प्रक्रिया शब्द को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। प्रक्रिया अगर देखा जाए तो किस उपक्रम में होगी? ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से होगी। ऐसा निशान लगा लेंगे तो समझ जाएंगे। संस्था योजनाओं का कार्यान्वयन ही प्रबंध का सार है, जो किसमें रहता है? तो निर्देशन में। किसमें रहता है? निर्देशन में। उत्पादक को सक्रिय बनाने का कार्य किसमें किया जाता है? निर्देशन के द्वारा। जो उत्पादक होगा उसको सक्रिय निर्देश देंगे तभी तो होगा। प्रत्येक उपक्रम किन संसाधनों से मिलकर उत्पादक बनाते हैं? तो मानवीय भी और भौतिक भी। मानवीय भी और मानवीय व भौतिक। ठीक है। कब, कैसे और क्या करना है, यह व्याख्या कौन करता है? तो निर्देशन। आंसर देखते जाइए आप बिल्कुल। कब, कैसे और क्या करना है, यह व्याख्या कौन करता है? निर्देशन। निर्देशन से आपके 1 से 2 प्रश्न आएंगे और वो पूरे प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। बस आप लोग देखते जाइए कौन सा आंसर कहां पर है। ठीक है। कार्य के निष्पादन हेतु अति आवश्यक तत्व कौन सा है? तो भैया निर्देशन है ना? क्या है? निर्देशन है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य क्या है? तो यहां पर ये नियंत्रण याद रखिएगा। ठीक है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य क्या है? तो नियंत्रण। यहां निर्देशन मत लगा दीजिएगा, निर्देश तो पहले देंगे, बाकी जब अंतिम कार्य तो फिर नियंत्रण भी करना पड़ेगा। समन्वय प्रबंधकीय निर्देशन का आवश्यक उत्पाद है, यह कथन किसका है मैन का। इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूं। समन्वय प्रबंधकीय निर्देशन का आवश्यक तत्व है, यह कथन किसका है? फिर से समझिए, प्रबंधकीय निर्देशन का समन्वय किसका है? हैमन का। ठीक। निर्देशन के समानांतर चलने वाली प्रक्रिया क्या है? निर्देशन के समानांतर चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो नेतृत्व और अभिप्रेरणा। क्या है? नेतृत्व और अभिप्रेरणा। किसके बिना सामूहिक कार्य में सफलता प्राप्त करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है? तो निर्देशन। क्या है? निर्देशन। ठीक। उपक्रम के उद्देश्य को कर्मचारी के उद्देश्य से कहाँ रखा जाता है? ऊपर। देखिए बिल्कुल याद रखिएगा, जो उपक्रम का उद्देश्य होता है, यानी कि जहां आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य का जो उद्देश्य होगा वो हमेशा कर्मचारी के उद्देश्य से ऊपर रखा जाएगा। यानी कर्मचारी का कुछ भी हो लेकिन जो उद्देश्य है वो हमेशा ऊपर रहेगा, उपक्रम का ऊपर रखा जाएगा। जहां पर आप काम कर रहे हैं, इससे मेरा मतलब ऐसा नहीं कि उस स्थान को उपक्रम कहा जाता है दोस्तों। जहां पर कार्य कर रहे हैं या जिस संगठन में है, जिस प्रबंधन में, उसका जो मूल रूप है ना, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, वही उपक्रम कहलाता है। निर्देशन की दक्षता सिद्धांत हेतु प्रबंधकों के द्वारा निर्देशन के अंतर्गत किन क्रियाओं का को अपनाना आवश्यक है? तो अभिप्रेरणा को यानी मोटिवेशन को। आदेश की एकता का सिद्धांत किसका है? तो निर्देशन दक्षता उद्देश्य का। किसका है? निर्देशन दक्षता उद्देश्य का। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए? एक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए? तो एक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। ठीक। देश की एकता का सिद्धांत की अवहेलना से संस्था में क्या हो जाता है? संघर्ष व अनुशासनहीनता उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाता है? संघर्ष व अनुशासनहीनता उत्पन्न हो जाती है। संस्था में प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों का किस में निरीक्षण करना चाहिए? प्रत्यक्ष रूप से। किसमें? प्रत्यक्ष रूप से। प्रबंधकों का कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क उनके संपर्क को किस रूप से बढ़ाता है? तो व्यक्तिगत रूप से। कैसे बढ़ाता है? व्यक्तिगत रूप में। निर्देशन के उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत क्या कहलाता है? उपयुक्त नेतृत्व शैली का प्रयोग प्रबंधकों को करना चाहिए और नेतृत्व की भिन्न शैलियों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाना चाहिए। फिर से सुनिए, निर्देशन के उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत क्या है? अब यहां से समझें। उपयुक्त नेतृत्व शैली का प्रयोग प्रबंधकों को करना चाहिए, ठीक है, और नेतृत्व की भिन्न शैलियों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाना चाहिए। अच्छे कार्य को क्या करना निर्देशन को प्रभावपूर्ण बनाता है? तो
पुरस्कृत करना। क्या करना दोस्तों? पुरस्कृत करना, पुरस्कृत करना। निर्देशन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो निर्देशन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आदेश, निर्देश, नेतृत्व और संचार। प्रबंधक का कौन सा सिद्धांत कहता है कि उन कार्यों के समूह के लिए जिनका एक ही उद्देश्य, एक अधिकारी और योजना होना चाहिए? तो निर्देश की एकता, निर्देश की एकता। खाली स्थान निर्देशन का उपकार्य है। तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा। निर्देशन में प्रबंधकों के द्वारा अभिप्रेरणा सदैव किसमें होती है? वित्तीय, ये याद रखिए, वित्तीय है, वित्तीय और सकारात्मक। ठीक है, वित्तीय भी होती है और सकारात्मक। प्रबंधकों के द्वारा अभिप्रेरणा यानी जो मोटिवेशन होगा वो कैसी होगी? वित्तीय भी होगी और सकारात्मक भी होती है। सकारात्मक तो खैर वो हमेशा ही होती है। निर्देशन के तत्व को कितने तत्वों में विभक्त किया जाता है? तो 4 भागों में। कितने विभक्त करते हैं? 4 भागों में। निर्देशन का अभिन्न अभिन्न अंग कौन सा होता है? तो निर्देशन का जो अभिन्न अंग होता है वो होता है पर्यवेक्षण का। ठीक है। नेतृत्व क्या है? व्यक्ति विशेष का विशिष्ट गुण, यही होता है नेतृत्व, व्यक्ति विशेष का विशिष्ट गुण। या हम कह दें व्यक्ति विशेष का विशिष्ट गुण प्रबंधन में क्या होता है? तो नेतृत्व। यदि व्यक्ति के अंदर नेतृत्व नहीं है तो वो नेताजी नहीं बन पाएगा। नेताजी से मेरा मतलब किसी एमएलए विधायक से नहीं है। नेता से मेरा मतलब है कि नेतृत्व करता है, यानी कि जो उसका पूरा संगठन है उसका नेतृत्व भैया वो सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये अपने आप ही विशिष्ट गुण होते हैं और ये गुण समय परिस्थितियों के अनुसार वह व्यक्ति अपने विवेक बुद्धि के अनुसार बदलता भी रहता है। ठीक है। मतलब एक तरीके से समन्वय कर लेना, मैनेजमेंट कर लेना। नाम नहीं होता मैनेजर, भैया यहाँ के मैनेजर है, वो मैनेजर का मतलब ही यही है, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट वही है जो अभी आप और हम पढ़ रहे हैं, है ना, यही मैनेजमेंट है। पर्यवेक्षण वह है जिसके अंतर्गत, इसीलिए तो कहते हैं कि मैनेजमेंट के जितने भी सिद्धांत हैं अगर देखा जाए तो वो लोचशीलता पर ज्यादा आधारित है, क्योंकि वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ सार्वभौमिक हैं जो हर जगह काम आएंगे, लेकिन उनमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, मूल रूप से नहीं चेंज होते, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आ ही जाता है। पर्यवेक्षण वह है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को क्या किया जाता है? तो प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रेरित किया जाता है और पथ प्रदर्शन किया जाता है। प्रेरित किया जाता है और पथ प्रदर्शन किया जाता है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता का अभिप्रेरणा से क्या संबंध होता है? तो धनात्मक संबंध होता है। क्या होता है? धनात्मक संबंध। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? तो श्रमिक को पूरी शक्ति के साथ कार्य करने की प्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? श्रमिक को पूरी शक्ति के साथ कार्य करने की प्रेरणा। अभिप्रेरणा से आशय किसी ऐसी भावनाओं से है जो एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति को ऐसा बना देती हैं जिससे वह कार्यरत हो जाने को प्रेरित हो जाता है। यह कथन किसका है? स्टैनले बेंस का। स्टैनले बेंस का। आप लोग याद रखिए या याद करिए, जब आप कभी अवध ओझा सर के या किसी अन्य व्यक्ति के जो कि पॉपुलर हैं और इस लाइन में हैं, अगर मोटिवेशन देते हैं तो एकदम से आप लोगों की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है ना कि भैया आप चाहे कुछ भी हो जाए पटवारी बन के ही रहेंगे, है ना। 3-4 दिन के लिए एकदम आग लग जाती है। उसी अभिप्रेरणा की यहाँ पर बात चल रही है कि अभिप्रेरणा से आशय किसी ऐसी भावनाओं से है जो एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति को ऐसा बना देती है जिससे वह कार्यरत हो जाने को प्रेरित हो जाता है। इसको हटा दीजिए, कार्यरत हो जाने को प्रेरित हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टैनले बेस का है। ठीक। मोटिव शब्द का अर्थ क्या होता है? इच्छा शक्ति को जागृत करना। ठीक है, बस वही तो है मोटिव, है ना। अगर देखा जाए तो जो अभी इसके पहले अपन ने प्रश्न पढ़ा उसी का ये भी एक अंग ही है ना। मोटिव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इच्छा शक्ति को जागृत करना। हेनरी ने अभिप्रेरणा, हेनरी फेयोल है यहाँ पे, है ना। खाली हेनरी लिखा है तो हेनरी से आप लोग समझ जाना, कितनी बार आपके सामने नाम आया होगा, है ना। हेनरी फेयोल। हेनरी फ्योल ने अभिप्रेरणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो वह आदेश था। अभिप्रेरणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? आदेश था। अभी जब थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे तो सब समझ जाएंगे। ह्यूमन रिलेशन सेट वर्क के लेखक कौन है? तो कीथ डेविस। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, बिल्कुल मत भूलिएगा कीथ डेविस को भी। और इनके द्वारा यह लिखी गई किताब ह्यूमन रिलेशन सेट वर्क, ह्यूमन रिलेशन सेट वर्क। ठीक है। अभिप्रेरणा का उद्देश्य क्या है? मनोबल में वृद्धि करना, आवश्यकताओं की संतुष्टि करना और मधुरम संबंधों की स्थापना करना। ठीक है, यह जो है अभिप्रेरणा के उद्देश्य है। मनोबल में वृद्धि, आवश्यकताओं की संतुष्टि, मधुरम संबंधों की स्थापना।
पर्यवेक्षण प्रबंध को कौन सा स्तर भी कहा जाता है? तो शीर्ष स्तर। पर्यवेक्षण प्रबंधन को कौन सा स्तर कहा जाता है? तो शीर्ष स्तर भी कहा जाता है। अभिप्रेरणा श्रमिक में कार्य के प्रति कौन सी इच्छा उत्पन्न करती है? तो निष्ठा की। किसकी? अभिप्रेरणा श्रमिक कार्यों में के प्रति कौन सी इच्छा उत्पन्न करती है? तो निष्ठा की। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम में ये वाली पीडीएफ तो डाली ही जाती है, साथ साथ में जितनी भी क्लासें यहाँ पे चल रही हैं उन क्लासों की पीडीएफ डाल देते हैं। साथ साथ में उसमें अन्य भी जीएस से संबंधित, पटवारी से रिलेटेड, व्यापम से रिलेटेड, है ना, जो भी आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए किस प्रकार से तैयारी हो, कैसा क्या हो, वो सभी टेलीग्राम पर उपलब्ध है। तो उससे आप लोग जरूर जुड़ जाएं, काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास होती है वो समाप्त होती है। अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक।